गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने इस पद को धारण किया। इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया गया है। संविधान ने अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का प्रधान है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है और अध्यक्षात्मक शासन की ये विशेषता होती है कि एक हरी कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन की तरह वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका हो और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन होने के कारण कार्यपालिका एक हरी है और वहाँ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित की है। इसलिए वहाँ का राष्ट्रपति शासन का भी प्रधान है और राज्य का भी प्रधान है। और के शब्दों में आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया है। इसी प्रकार प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं जिसके साथ मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। सिडनी हैमन ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता एवं महत्व में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और आज वह संघीय सत्ता का केंद्र एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे शक्तिशाली पद है वो। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो हैं क्या होनी चाहिए, तो यह है अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो वो, उसकी आयु 35 वर्ष हो और कम से कम 14 वर्ष तक वो अमेरिका में रह चुका हो। इसके लिए वो कंटिन्यूसली वो 14 साल न रहा हो, कुल मिलाकर 14 साल वो अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त वे सब बातें तो हैं ही, जो ऐसे वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो तथा किसी अपराध के सिलसिले में जेल ना जा चुका हो। तो ये सारी जो योग्यताएं हैं वो अमेरिकी एक राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। अब है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 4 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्यतः वह स्थायी पद है और इन 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल 3 अपवाद हो सकते हैं, जैसे वह त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उसके ऊपर ही महाभियोग सिद्ध हो जाए। इन तीनों में से यदि कोई एक बात सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और एक व्यक्ति केवल, ये भी वहाँ पर परंपरा है कि एक व्यक्ति जो है केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और तीसरी बार नहीं बन सकता। पहले परंपरा इस बंधन का पालन होता था, परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सन 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा। फलतः 1951 में संविधान में 22वां संशोधन कर यह निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं लड़ेगा। तो इस प्रकार अब यह परंपरा बन गई है कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति 2 अपने कार्यकाल पूरे कर चुका है वो 2 ही कार्यकाल पूरे करेगा, तीसरी बार के लिए वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगला है राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते और जो सुविधाएं दी जाती हैं वो क्या मिलती हैं उनको। तो सबसे पहले अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वे नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। तो उसको जो सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है वो। इसके अतिरिक्त उसे अपने निजी उपभोग के लिए कार, वायुयान तथा समुद्री जहाज भी मिलता है। उसकी यात्रा, सरकारी भोजों तथा उनके सरकारी निवास स्थान, व्हाइट हाउस के खर्चे के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं। अब है उन्मुक्तियाँ। तो उन्मुक्तियाँ या क्या क्या छूट उसको मिली हुई हैं। तो राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसे किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। अब है राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वह त्यागपत्र दे दे,
उसकी हत्या कर दी जाए या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25वें संशोधन द्वारा निश्चित होता है। इस संशोधन के भाग प्रथम में लिखा है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु होने या उसके त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन जाएगा। और दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तता होगी तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा जो कि कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने पर पद ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्रम से निम्नलिखित पदाधिकारी संभाल सकेंगे, एक सूची बनाई गई है जिसमें कि भाई ये दोनों ही ना हो तो कौन बनेगा। तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, उसके बाद सीनेट का अध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री, वित्त मंत्री, युद्ध मंत्री, न्यायाधिपति, डाक मंत्री, नौसेना मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री और श्रम मंत्री। परंतु व्यवहार में अभी तक यह पद उपराष्ट्रपति के बाद अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो अमेरिका में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के हटते ही या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उस त्यागपत्र दे दे या उसकी हत्या हो जाए या महाभियोग सिद्ध हो जाए तो उसका पद जो है अभी तक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरा गया है। अगला है इसके अंदर राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा, इसे हम महाभियोग की श्रेणी में रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया तो दोषी सिद्ध नहीं हो सके। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, किंतु उन्होंने स्वयं ही वाटरगेट कांड के कारण त्यागपत्र दे दिया। फलतः महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही खत्म हो गई। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाना जो है केवल महाभियोग के आधार पर ही उसको पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसकी राजनीतिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है अमेरिका में, और वाइट हाउस में रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों के व्यक्ति तक इसमें बड़ी गहरी रुचि लेते हैं। इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार कार्य किया जाता है तथा करोड़ों डॉलर धन व्यय किया जाता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो ताकि इस महत्वपूर्ण पद का निर्वाचन शांत वातावरण में हुल्लड़ और राजनीतिक धांधलेबाजी से दूर रहकर हो सके। इसलिए निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, तो सबसे पहला 435 जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य, 100 सीनेट के और 3 कोलंबिया जिले के। इस तरह से कुल जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके जो निर्वाचक मंडल है उनके सदस्यों की संख्या होती है जो है 538 होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कई चरणों में चलता है। सबसे पहले प्रत्याशियों का मनोनयन होता है, उसके बाद चुनाव अभियान, फिर निर्वाचक मंडल का चुनाव, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, और जब किसी उम्मीदवार को बहुमत ना मिले तो किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनता है वो जो है जनवरी में पद ग्रहण करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्याशियों का मनोनयन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मनोनयन है। यह मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन में होता है। इस अखिल देशीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दल की प्रारंभिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव कहीं राज्यों के सम्मेलनों में होता है, कहीं राज्य की प्रारंभिक इकाइयों में होता है तथा कहीं राज्य की केंद्रीय समितियों में होता है। इस प्रकार निर्वाचित प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक एक प्रत्याशी का मनोनयन करता है। उसके बाद जब मनोनयन हो जाता है
उसके उपरांत चुनाव अभियान चलाया जाता है और सभी दल जिन्होंने अपने प्रत्याशियों का मनोनयन किया है वो उसके पक्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन का दल के चुनाव घोषणा पत्र की रचना, नई राष्ट्रीय समिति की स्थापना और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए दल के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रव्यापी चुनाव आंदोलन होता है। ये प्रचार युद्ध काफ़ी जटिल तथा खर्चीला होता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने में राजनीतिक, व्यावसायिकों, सार्वजनिक संपर्क विशेषज्ञों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से सहायता मिलती है। उम्मीदवार जो है रेडियो, टेलीविज़न का सहारा लेते हैं और उनके द्वारा अपनी नीति तथा कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। समाचार पत्र भी विभिन्न दलों का खूब प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव अभियान चलाया जाता है और जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। अगला है इसके अंदर चुनाव अभियान के बाद आता है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद निर्वाचक मंडल के लिए दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को अपने दल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी एक उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु दल की पूरी सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। अमेरिका में यह प्रथा स्थापित हो गई है कि जिस उम्मीदवार को भी मतदाताओं के बहुसंख्यक वोट प्राप्त हो जाते हैं तो उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सारे स्थान उस उम्मीदवार को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रत्याशी निर्वाचन में से बहुमत यानी कि 270 स्थान प्राप्त कर लेता है उसको यह विश्वास हो जाता है कि वह राष्ट्रपति बन पाएगा। अगला है इसके अंदर निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य दिसंबर के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्यों की राजधानियों में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए मत देते हैं। मतपत्रों को सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाता है। सीनेट का अध्यक्ष मतों को गिनता है और परिणामों की औपचारिक घोषणा करता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो उस स्थिति में क्या होता है, यदि मतगणना का परिणाम ऐसा निकलता है जिसमें किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य प्रतिनिधि सभा करती है। वह उन 3 सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है जिसके नाम सीनेट का अध्यक्ष उसके पास भेजता है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव करती है तब सभा के सदस्य राज्यवार मतदान नहीं करते और उनके मत एक राज्य एक मत के आधार पर गिने जाते हैं। एक राज्य एक मत का निर्वाचन उस समय विशेष के बहुसंख्यक दल के प्रतिनिधि के मत से किया जाता है। इस प्रकार 50 राज्यों के कुल 50 मत होते हैं और 26 या 26 से अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है, पर ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। अगला है इसके अंदर पद ग्रहण। तो अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। यदि शपथ के अवसर पर राष्ट्रपति किसी कारण अयोग्य ठहरा दिया जाए तो जब तक राष्ट्रपति योग्य नहीं ठहरा दिया जाता उसके दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन पद्धति की आलोचना। तो सबसे पहला है अल्पमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि प्रचलित निर्वाचन पद्धति से विजयी प्रत्याशी ऐसा भी हो सकता है जिसे संपूर्ण मतों का बहुमत न मिला हो और उसे योग से हारे हुए प्रत्याशियों से भी कम मत मिले हो। ऐसी संभावना वस्तुतः इसलिए होगी कि प्रत्येक राज्य में जीतने वाले प्रत्याशी को उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सभी मत मिल जाते हैं, क्योंकि सूची प्रणाली को वहाँ पर काम में लिया जाता है। तो अल्पमत प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा है इसके अंदर निर्वाचक मंडल निरर्थक बन गया है, क्योंकि अब निर्वाचक मंडल का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए मतदान केवल औपचारिकता होती है। दलीय पद्धति ने वास्तव में चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया है, इसलिए अब निर्वाचक मंडल के परिणाम का पता चल जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। अगला है इसके अंदर छोटे राज्यों की उपेक्षा। इस चुनाव प्रणाली में यह भी दोष है कि
यदि कोई प्रत्याशी 50 में से 12 बड़े राज्यों के निर्वाचक मत प्राप्त कर ले जो कि आधे से अधिक होते हैं, तो 38 अन्य राज्यों की उपेक्षा की जा सकती है। चौथा इसके अंदर प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय। जब निर्वाचक मंडल के मतदान के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो और ऐसी दशा में जब निर्वाचन का निर्णय प्रतिनिधि सभा द्वारा एक राज्य एक मत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तो परिणाम भिन्न प्रकार का हो सकता है। तो प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय। अगला है इसके अंदर निर्वाचक मंडल के सदस्यों की निर्वाचन में स्वतंत्रता। तो एक बार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाने के बाद निर्वाचक मंडल के सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे किसी भी प्रत्याशी को मत दें। उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वे उसी प्रत्याशी को मत दें जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में मतदाताओं ने उन्हें चुना हो। परिणाम स्वरूप अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि किसी दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के राष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया हो। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये सारी जो है कमियां पाई जाती हैं। अगला है इसके अंदर निर्वाचन पद्धति में सुधार। निर्वाचन पद्धति में क्या सुधार किया जा सकता है? तो पहला सुझाव तो यह है इसके अंदर कि पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाए तथा देश के सब नागरिक साधारण या पूर्ण बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का चयन करें। दूसरा है इसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव मतदाता द्वारा और अधिकतर राज्यों में बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए। और तीसरा सुझाव है कि चुनाव खर्च को कानून द्वारा सीमित किया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। धन्यवाद।